नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। 4 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित लहेरियासराय बस स्टैंड का उद्घाटन नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर पाक चादर माला से भव्य स्वागत किया गया। उद्घाटन समारोह में नगर विधायक संजय श्रावगी, महापौर वैजंती देवी खेड़िया, उप महापौर बॉबी खान, नगर आयुक्त MLC अर्जुन सानी आदि उपस्थित थे। इसको बनाया जाएगा और मैं उसका नाम बता देना चाहता हूँ कि ये बेता चौक से DMCA छपाड़ घाट और DMCA से जल के जमाव, मतलब उसमें जल जमाव जो होता था, ये नाला और रोड बनने से DMCA में जल जमाव से मुक्ति मिल जाएगा। ये 11.5 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने आज घोषणा भी किया और सैंक्शन भी हो गया है। बेता चौक से DMCA बच्चा वार्ड, इसका रोड का चौड़ीकरण और नाला, इसकी भी घोषणा मैंने आज की है, जो इसी क्षेत्र में पड़ता है। कर्पूरी नेता चौक, बेता चौक होते हुए सैदपुर नगर भूगर्भ नाला निर्माण, इसका भी हमने स्वीकृति दिया है। इसकी भी घोषणा की गई है। और आज आपके समक्ष ये सुंदर सा बस स्टैंड जो बुडको हमारे विभाग द्वारा बनाया गया है, जो लगभग 4 करोड़ का यह लागत पर बना है, जिसका आज उद्घाटन हम और महापौर हमारे यहाँ के विधायक संजय श्रावगी जी, अर्जुन सैनी जी, ये सारे लोग मिलकर के यहाँ किए हैं। हम समझते हैं कि दरभंगा के विकास में और भी जो काम होगा उसके लिए राशि दी जाएगी और दरभंगा को सुंदर शहर बनाने के लिए जो संकल्प यहाँ के लोगों का है उसको हम लोग पूरा करेंगे। मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह में दर्जनों युवतियों के साथ हुए बलात्कार कांड में दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा के काफिले AISF के विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष चंद्रभूषण झा ने लहेरियासराय टावर पर मंत्री को काला झंडा दिखाया। वहीं मंत्री ने कहा कि CBI जांच कर रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। नगर निगम मंत्री है माननीय सुरेश वर्मा जी, वह हाल में विगत दिनों जो मुजफ्फरपुर में अनाथों के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसमें सीधे तौर पर इनका भी हाथ है। और यह मिथिला की धरती है, माँ सीता जैसे पवित्र नारियों की धरती है और इस धरती पर ऐसे मंत्रियों को कदापि हम युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज इनको दिखाए हैं इस काला झंडा के माध्यम से कि आप एक भ्रष्ट, एक रेपिस्ट मंत्री हैं, आप अविलंब यहाँ से वापस जाएं।
क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण झा, विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष AISF। मुजफ्फरपुर वाले मामले को लेकर जगह जगह काला झंडा को दिखाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सवाल है कि ये तो लोग पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी तो CBI को दे दी गई है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, दोषी व्यक्ति बख्शे नहीं जाएंगे। दरभंगा नगर निगम दरभंगा कार्यालय परिसर में विभिन्न विकास कार्यों के साथ साथ NULM के अंतर्गत चक्र चलित राशि फुटकर विक्रेताओं के बीच परिचय पत्र वितरण एवं EASL के द्वारा LED लाइट कार्य तथा बिहार राज्य पार्षद के द्वारा योजना अंतर्गत जल पूर्ति योजना का शुभारंभ नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के द्वारा किया गया। माननीय मंत्री जी दरभंगा शहर की समस्याओं से परिचित हैं। दरभंगा शहर से इनका विशेष लगाव है। आज स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ करके उन्होंने शहर को बिजली से जगह जगह लाइटें रही, इसके लिए इन्होंने उद्घाटन अभी किया है। जो 3 मूल समस्याएं जल जमाव, सड़कों के चौड़ीकरण और डंपिंग ग्राउंड है तो भू अर्जन का है, इस पर माननीय मंत्री जी अपना निजी ध्यान देंगे और हम मेरी आशा है और विश्वास है ये पूर्णतः उसके आगे हम लोग को जगह देंगे। इसलिए माननीय मंत्री जी के साथ माननीय नगर विधायक, माननीय विधान पार्षदगण, माननीय उप महापौरगण, संचालनकर्ता, सभी माननीय पार्षदगण, मेरी बहनें महिला पार्षद आए हुए जितने भी हैं भाई बहने, सबको मेरा उपस्थित जन सबका स्वागत करती हूँ एवं मंगल कामना करती हूँ। सभी प्रकार की मीडिया कर्मी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ कहना चाहती हूँ। नीले आसमान से धूप छटकने वाली है, नीले आसमान से धूप छटकने वाली है, खुशनुमा आलम है, फिजा बहने वाली है, कुछ फरिश्ते आने वाले थे आ गए हैं, कुछ फरिश्ते आने वाले थे आ गए हैं, सौगातें अब चंद पलों में दरभंगा शहर के लिए बरसने वाली है, सौगातें अब चंद पलों में दरभंगा शहर के लिए बरसने वाली है, बरसने वाली है। और अंत में मैं माननीय श्री मंत्री महोदय को आश्वासन करती चाहना चाहती हूँ कि विभाग द्वारा दरभंगा शहर के विकास के लिए जो भी योजनाएं लाई जाएगी उसका समर्थक निगम बोर्ड करेगा, जैसा कि EASL द्वारा शहर के लाइटिंग व्यवस्था की योजनाएं एवं अन्य योजनाओं में किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे विभागीय माननीय मंत्री महोदय, नगर विधायक महोदय, यहाँ उपस्थित विधान पार्षद महोदय, दरभंगा नगर निगम की माननीय महापौर, माननीय उप महापौर, यहाँ उपस्थित दरभंगा नगर निगम के हमारे सभी माननीय वार्ड पार्षद, पटना से आए हुए विभिन्न विभाग के पदाधिकारीगण, हमारे पूर्व माननीय महापौर श्री गौरी पासवान साहब, मीडिया के उपस्थित बंधुओं, निगम के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, भाइयों एवं बंधुओं, आज के इस अवसर पर
मैं दरभंगा नगर निगम की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं दरभंगा में वास्तविक रूप से अब क्रियान्वित होनी प्रारंभ हो गई हैं। हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट के लिए बहुत झेला है, बहुत शिकायतें सुनी हैं और इस बिंदु पर हमारे माननीय वार्ड पार्षद जो जनता की आवाज़ को बोर्ड बैठक के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हम तक पहुंचाते हैं, उनके भी बहुत ताने हम लोग सुने हैं। और कारण यह है कि चूँकि EESL द्वारा विद्युत प्रणाली यहाँ स्ट्रीट लाइट की जो प्रणाली है उसका निष्पादन होना था, तो इस बीच हम लोग उस दिशा में कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे। अब इसका वास्तविक क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है और ऐसा नहीं है इसमें सीधी सी बात है कि हर स्ट्रीट को लाइट मिलेगा। अब वो जो शिकायत रहती थी कि उस सड़क को मिल गया, उस सड़क को नहीं मिला, वो शिकायत एकदम नहीं होगी। पूरे दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में हर गली को बिजली लाइट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोगों ने सर्वे कार्य पूरा कर लिया है। वार्ड सभा के माध्यम से यह कार्य हुआ है और करीब 4000 लोगों का स्वीकृति हेतु 2 से 3 दिनों में विभाग को भेजा जा रहा है। कार्यक्रमों के बारे में हमारे विभागीय माननीय मंत्री महोदय जी यहाँ हैं, आप सभी को संबोधित करने के लिए। इस संदर्भ में मेरा बहुत बोलना प्रासंगिक नहीं है। अंत में मैं दरभंगा नगर निगम की ओर से आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भारत सरकार की रिकॉग्नाइज कंपनी उसका अभिकरण है और 14,000 लाइट दरभंगा में 5 पोर्ट तार से उसके अंदर ऑफ ऑन सिस्टम लगा करके ये जलने जा रहा है। उसका उद्घाटन आज हुआ। हमारे विधायक हैं, महापौर हैं, सभी हमारे MLC हैं, कंपनी के जो है सो पदाधिकारी हैं, उनके समक्ष हुआ है और यह शहर 2 महीने के अंदर सारी सड़कें चकमक दिखेगी। यह जनता को आज हम समर्पित कर रहे हैं। वहीं लालबाग मोहल्ले में जल जमाव की समस्या सहित कई समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर जमाल हसन दर्जनों महिला के साथ निगम कार्यक्रम के दौरान मंत्री को काला झंडा दिखाया। बढ़ रहा है, जिससे नदी के आसपास के लोगों के बीच डर सताने लगा है। वहीं एक बार फिर बाढ़ का दंश न उन्हें झेलना पड़े। बाढ़ इस बार भी आने का संभावना है। बाढ़ से हम लोगों को खेत उड़ा जाता है, घर द्वार में पानी घुस जाता है। पिछले साल भी बाढ़ आई थी यहाँ? पिछले साल भी बाढ़ यहाँ आई थी। बाढ़ में क्या आप लोग घर छोड़ देते हैं? बाढ़ में हम लोग घर छोड़ देते हैं। क्या क्या समस्या होती है बाढ़ आने पर? बाढ़ आने पर खेती या माल के विशेष नुकसानी है।
और घर छोड़ करके रेलवे लाइन पर रहना पड़ता है। आने की संभावना है, जो लक्षण दिखा रहा है इस बार भी बाढ़ आ जाएगा और घर दुआर में सब में पानी घुस जाता है, माल जाल की क्षति होती है और ये माल जाल की क्षति होती है और घर में पानी घुस जाता है। बहादुरपुर प्रखंड के वालिदपुर मोहल्ले में खुद सड़क निर्माण करने की ठान ली और लगभग 200 मीटर सड़क खुद मोहल्ले वासियों ने मिलकर सड़क का निर्माण कर लिया। इन लोगों ने बताया कि लगातार नगर विधायक संजय शरावरी को इस समस्या के बारे में बताया गया था, लेकिन विधायक इनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। हरिजन का जो दलित बस्ती है उसमें जो है रोड का जो हालत है वो दयनीय है, बहुत सारा दयनीय है। जब वो इलेक्शन का समय था, वोट का समय था, तो आकर के संजय शरावगी जी जो है रोड आचार संहिता में बनवाए और इसके बाद जो है धरफड़ में रोड बनाए और बोले कि हम रोड के अभी इलेक्शन के बाद जो है फिर हम आकर के रोड बनाएंगे। लेकिन जब वोट ले लिया तो फिर भी कभी घूर करके वापस आया नहीं आज तक। और हम लोग एक रोज नहीं 10 रोज दौड़े हैं। हम 10 महिला जाकर के 10 रोज 12 रोज दौड़े। बस में एक चंदा एकजुट करके वहाँ से गए, भट्टा से ईंटा लाकर यहाँ पे बिछाए हैं। उसके बाद कोई नहीं आया देखने के लिए। पैसा कहाँ से आया? पैसा हम लोग खुद आपस में मिलकर ही चंदा लगाकर यहाँ पे ईंटा गिराए हैं। आता है वोट लेने के लिए तो कहता है नाला बना देंगे, रोड बना देंगे, पत्थर गिरा देंगे, ढलैया कर देंगे, कुछ नहीं करता है। आप जो आवेगा पार्टी उसको खपरी ओढ़ाया जाएगा। मुजफ्फरपुर बलात्कार कांड को लेकर आम लोगों ने सरकार के खिलाफ लहेरियासराय से कर्पूरी चौक तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। कैंडल मार्च लहेरियासराय टावर से कर्पूरी चौक तक का है और हम लोग का मांग है कि नीतीश कुमार जी कृपया शर्म करें और उनके राज में ऐसे कांड, ये निर्भया कांड से भी बहुत बड़ा कांड है और हमारे प्रधानमंत्री जी को इन पे कुछ बोलना चाहिए था। बिहार एक राज्य है, बिहार मध्य प्रदेश ऐसे कुछ राज्य हैं, यूपी, यहाँ के जो स्कैंडल है इनको दबाया जाता है और लोगों को पता नहीं चलता है। एक निर्भया के साथ अगर गलत हुआ, पूरे विश्व में जो है उसका प्रचार किया गया कि किसके साथ गलत हुआ है, लेकिन बिहार में अभी 34 बालिकाओं के साथ जो अश्लील हरकत हुई है, अवांछनीय घटना हुई है, ये इसके प्रति बिहार सरकार जवाब दे और जितने भी उनके इर्द गिर्द और मंत्रियों का नाम आ रहा है उन सभी को जल्द से जल्द अरेस्ट करके फांसी का सजा मिलना चाहिए। ब्रजेश ठाकुर को फांसी अवश्य मिलना चाहिए। मंजू वर्मा उनके पति नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में वो सहायक हैं, उनको बर्खास्त करें नीतीश कुमार जी और उनके पति को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। क्या नाम हुआ? मुचकुंद कुमार झा, समाजवादी युवजन सभा जिलाध्यक्ष। समाजवादी युवजन सभा दरभंगा जिला की ओर से आयोजित कैंडल मार्च ये एक सांकेतिक मार्च है। बिहार में जिस तरह से एक सत्ता द्वारा प्रायोजित सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, जिसका सरगना ब्रजेश ठाकुर है और बिहार सरकार के कई मंत्री के रिश्तेदार मंजू वर्मा के पति वहां जाते थे। ठीक है, मुजफ्फरपुर के विधायक है सुरेश शर्मा, वो भी उसमें शामिल हैं। इन लोगों को बचाने का एक साजिश रचा जा रहा है। उसका तत्काल उदाहरण है मधुबनी में जो बच्चे को शिफ्ट किया गया था, बलात्कार आरोपी बच्चे को, उसमें से एक गवाह जो ब्रजेश ठाकुर को शिनाख्त किया, उसको गायब कर दिया गया। किसके संरक्षण में गायब हुआ? ये हम चाहते हैं जो इसका निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में संज्ञान भी लिया है, उसके दिशा निर्देश में हो, ताकि जो मुख्य आरोपी है
इसमें बच ना सके, चूँकि ये पूरी बिहार में जितना बालिका गृह चल रहा है उसकी पूरे बिहार की बालिका गृहों का एक तो ये उदाहरण है। पूरे जांच होगी तो पता चल जाएगा जो यहाँ बिहार में क्या हो रहा है। करोड़ों के सामाजिक कल्याण मंत्री हैं मंजू वर्मा, उनके पति वहाँ जाते थे डेली। क्या करने जाते थे, उनकी पति का क्या भागीदारी है, ये साबित होता है जो मंत्री और उनके पति इस पूरे मामले में शामिल है और उनको बचाने के लिए बिहार सरकार पूरा प्लानिंग कर रहा है। यदि ये प्लानिंग जारी रखेगा तो पूरे बिहार का जनता रोड पर आएगी और समाजवादी युवजन सभा पूरे, आज तो दरभंगा में निकाला गया है, पूरे बिहार में निकाला जाएगा ये कैंडल मार्च और आक्रोश मार्च। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू मिश्रा हुआ, समाजवादी युवजन सभा के बिहार प्रदेश महासचिव। स्कूल के मनमानी की वजह से दरभंगा के कादराबाद SBI ब्रांच रोड में दिन भर जाम लगा रहा। मामला दिल्ली पब्लिक स्कूल का है। इस विद्यालय के वाहन सड़क पर लगे होने की वजह से दिन भर राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विश्वविद्यालय में चल रहे त्रिदिवसीय 46वें स्थापना दिवस के दूसरे दिन वाद विवाद प्रतियोगिता व स्थापना दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन नरगोना पैलेस के जुबली हॉल में आयोजित की गई। मौके पर महिला गायिका शारदा सिन्हा, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर RK सिन्हा, पद्मश्री मानस बिहारी शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अपार हर्ष हो रहा है आज मिथिला यूनिवर्सिटी के इस 46वें वर्षगांठ के अवसर पर आपके सम्मुख उपस्थित होने का मौका दिया है माननीय कुलपति SK सिंह साहब ने। मैं सर्वप्रथम मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति जिन्होंने इस मौके पर मुझे आमंत्रित किया।
आज का विषय बहुत ही गहन विषय है, उच्च शिक्षा में बदलते मानदंड। यस, सही बात है कि हर शिक्षा में, शिक्षा ही नहीं हर शिक्षा में, लेकिन हम चूंकि उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ये मानदंड हमेशा बदल रहा है और बदलना भी चाहिए। जैसा हम सब लोग विदित हैं कि बिहार ज्ञान की धरती रही है, खास करके मिथिला तो और भी ज्यादा ज्ञान की धरती रही है, और अपने इस ज्ञान के कारण ही बिहार की एक अलग पहचान न केवल इस देश में है बल्कि विदेशों में भी है। और बिहार के स्टूडेंट्स ने अपनी लोहा मनवाया है लगभग हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र में आज के दिन भी जब भी चर्चा होती है तो महामहिम कुलाधिपति राज्यपाल महोदय हमेशा कहते हैं कि देश के किसी कोने में चले जाइए, अगर वहां 2-3 भी आईएएस हैं तो उसमें 2 शायद बिहार के ही मिलेंगे आपको। या मैं कहता हूं किसी भी सर्विस में चलेगा, ये ज्ञान की धरती रही है। उच्च शिक्षा में अगर आप देखें तो 2 तरह की शिक्षा में समझ में मुझे आता है। एक तो मैं कहता हूं निष्काम शिक्षा, जिसमें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, और एक तरफ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस में अगर आप देखें तो डॉक्टर बन गए, कल से प्रैक्टिस करेंगे, शुरू कर देंगे, अर्निंग शुरू हो जाएगी। इंजीनियर बने, कहीं इंजीनियर बन जाएंगे, उनकी कमाई शुरू हो जाएगी। कि निष्काम शिक्षा के जो विषय हैं उनसे तुरंत अर्निंग नहीं होती है, लेकिन उनसे ज्ञान का बहुत अर्जन होता है। क्योंकि बिना भाषा के किसी भी ज्ञान को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? कि मुझे अपने घर में ये सम्मान मिला। अपने घर का सम्मान बहुत बड़ा होता है। मैं मिथिला की बेटी हूँ और मिथिला में ये सम्मान अपने घर में, जहाँ मैंने 35 साल 36-37 साल तक मैंने जहाँ काम किया, अपनी सेवा दी, उस यूनिवर्सिटी में मुझे ये हाईएस्ट अवार्ड जो यूनिवर्सिटी का होता है वो मुझे प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी जवाबदेही भी महसूस करती हूँ। ऐसे शुभ अवसर पर पंचासीन हमारे बहुत ही जो बिल्कुल आपको आंकड़ों के सहित सारी बातों को बता पाएंगे, वो अभी हमने सुना नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने इतने अच्छी तरह से, बहुत अच्छी लगी मुझे वो बात कि हमें पहले खुद ही अपने को सुधारना है, पहले हम क्या करते हैं हमारे छात्र वही देखते हैं। तो इस तरह की बातें जो आप इनसे सुनेंगे वो बहुत ही वर्धन होगा, ज्ञान वर्धन होगा आपका। और मैं भी यही कहूँगी कि मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार में ही नहीं देश में सर्वोच्च यूनिवर्सिटी बने, ऐसी मेरी आकांक्षा है। यहाँ कोई कमी नहीं है, बस करना है और उसे हमें फॉलो करना है। हम अगर अपने स्तर पर ईमानदार हों तो कोई शक नहीं कि मिथिला विश्वविद्यालय एक दिन हिंदुस्तान का सर्वोपरि विश्वविद्यालय कहा जाएगा। ऐसे शुभ अवसर पर मैं आप सबों को, मैं बहुत स्वस्थ नहीं हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि 2 शब्द आपके सामने, चूँकि ये महीना जो है वो बाबा भोले का महीना है, तो 2 पंक्ति मैं चाहूँगी आपके सामने प्रस्तुत कर देना, यदि आप सबों की आज्ञा हो। बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी, अपन नगरी
शाश्वत चीज है और समय जब बदलेगा तो उसके साथ सारी चीजें धीरे धीरे बदलेंगे, सुधर लेंगे। ये इस सेमिनार की एक अच्छी बात है असलम भाई, जहाँ पे विद्वान जुटे हैं और जब तक भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो तो उस सेमिनार जो है पूर्ण नहीं हो पाता है। तो मुझे उन वक्ताओं को, विद्वान वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहिए कि एक डिबेट के रूप में भ्रम उपस्थित हुआ, क्योंकि भ्रम के बाद ही गहन चिंतन तभी शुरू होता है जब किसी चीज के बारे में भ्रम उत्पन्न हो जाए। अगर दो लोग एकमत हो जाते हैं तो फिर चिंतन की बात खत्म हो जाती है, एक मत हो जाता है। और जब गंभीर चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे वो आपको गंभीर चिंतन सत्य की तरफ ले जाएगा। तो मैं उस प्रश्न में नहीं पढ़ता हूं कि मानदंड और मापदंड बदल सकते हैं या नहीं, लेकिन हम मान करके चलते हैं कि परिदृश्य बदल रहा है, मानदंड भी बदल रहे हैं। विषय वस्तु है कि क्या हमारा विश्वविद्यालय उन परिदृश्यों के अनुरूप अपने को ढालने में सक्षम है या नहीं, या वो जो बदलते हुए मानदंड है उनको हम आत्मसात करने के सक्षम है कि नहीं। क्योंकि मानदंड जो बदल रहे हैं वो सही दिशा में बदल रहे हैं या नहीं, परिदृश्य जो बदल रहा है वो सही दिशा में बदल रहा है कि नहीं, ये एक लंबा डिबेट की बात हो सकती है। कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, जैसा कि छात्रों के बीच में हुआ। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में पक्ष में भी लोगों ने अपने विचार रखे और विपक्ष में भी रखे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मानदंड बदल रहे हैं, मापदंड बदल रहे हैं, परिदृश्य बदल रहा है, तो अगर एक शैक्षणिक संस्थान होने के नाते हम उसको अपने को उसके अनुरूप ढाल नहीं पाएंगे तो जरूर पीछे रह जाएंगे। तो मैं इस विषय वस्तु को उस दृष्टिकोण से देखता हूँ, क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए उच्च शिक्षा के बारे में कोई कमेंट करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। मेरे तस्वीर में ये नहीं आती है कि शिक्षा में उच्च शिक्षा, निम्न शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा करने की क्या जरूरत है, जब शिक्षा का उद्देश्य एक है। मुझे विवेकानंद जी की कुछ पंक्तियां आ जाती हैं कि द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ बेस्ट इन एन इंडिविजुअल। जो किसी व्यक्ति में जो छुपी हुई क्षमता है उसको अधिकतम सीमा तक हम अगर उठा सकते हैं, वही शिक्षा का उद्देश्य है। और उस प्रतिभा को हम उच्चतम शिक्षा तक उठाएंगे और उसको समसामयिक भी बनाएंगे, क्योंकि इस परिदृश्य में हम अगर शिक्षा को जीवकोपादन से बिल्कुल अलग करके देखेंगे तो हो सकता है कि लोगों को ये आत्मसात न हो, स्वीकार लेना हो। तो हम दोनों को उस दृष्टिकोण से करके देखने की कोशिश करेंगे। एक दूसरा प्रश्न उठाया गया कि सुविधाएं अगर नहीं मिल पाएंगे शिक्षकों को और गैर शिक्षकों को, तो जिस गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की हम परिकल्पना कर रहे हैं उस तक हम पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा गया, इसमें दो राय नहीं हो सकती है, दो मैथ नहीं हो सकती है, और मैं भी इससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मैं विगत 20 सालों के परिवर्तन को देखता हूँ। 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, शिक्षकों की सैलरी या सुविधाएं दिन प्रतिदिन हर 10 साल के बाद बढ़ती चली गई, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थाओं में हम कोई विशेष परिवर्तन नहीं। क्योंकि अगर बीते हुए 30-40 सालों में अगर उच्च शिक्षण संस्थाओं में कोई परिवर्तन हुआ होता जो जिससे कि हम संतुष्ट होते, तो हम आज बैठ करके ये चिंतन नहीं कर रहे होते कि बदलते हुए आयाम में और बदलते हुए परिवेश में हमारी शिक्षण संस्थाएं जो है ठीक ढंग से कार्य कर रही है कि नहीं। एक चीज तो स्पष्ट है कि सिर्फ सुविधाएं देने से जिस उच्च शिक्षा की बात हम सोच रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं, उसको प्राप्त कर पाएंगे नहीं, ऐसा कर पाएंगे, उसके बारे में मेरा अपना रिजर्वेशन। शिक्षा कहीं ना कहीं से सेल्फ डिसिप्लिन से शुरू होती है। ये बार बार हर वक्ताओं की बात में यह स्पष्ट हुई कि अगर हम एक शिक्षक एक आदर्श के रूप में कार्य नहीं करेंगे तो हम छात्रों को एक सही नागरिक बना नहीं पाएंगे। तो है कि सेल्फ डिसिप्लिन हमको शिक्षकों को अपने स्तर पर करना पड़ेगा, क्योंकि एक मानव की प्रवृत्ति होती है कि उसको किसी भी सुविधाएं आप दे दीजिए उससे वो संतुष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव तृष्णा है, वो मानव स्वभाव है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो सुविधाएं हम कितना हो बढ़ा दें और उस सुविधाओं के कारण ही हम शिक्षा को उच्चतम शिखर पर ले जाके पहुंच जाए, तो ऐसा संभव ही नहीं है।
विशेष आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जो सुविधाएं हैं, क्योंकि कम ज्यादा, सत्य असत्य एक सापेक्षिक चीज होते हैं। अब एक ही चीज जो है वो सत्य होती है, देखने का नजरिया आकर देखना है। एक ही सुविधा जो मिल रही है वो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, एक देखने का नजरिया है। मेरा कहना है कि एक शिक्षक होने के नाते, और जिन्हें कहा जाता है कि भविष्य के निर्माण करता है, छात्रों के निर्माण करता है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने उस देखने का जो कह सकते हैं कि जो परसेप्शन है उसको बदलने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। कम सुविधाओं में भी अपने को संतुष्ट रख सकते हैं और ज्यादा सुविधाओं में भी असुविधा महसूस कर सकते हैं। ये विषय बड़ा ही क्लिष्ट विषय हुआ है। बार बार हम कहते हैं व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में कि रेडी जॉब रेडी, हम ग्रेजुएट की बात करते हैं, लेकिन जॉब रेडी होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है कार्य के स्किल रिक्वायरमेंट, जो योग्यता आपको चाहिए, आज आप जॉब रेडी होकर के आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले समय में आप जॉबलेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर जॉब जो है उसके अनुरूप जो है स्किल आप जो है एक्वायर नहीं करते हैं। एक्विजिशन ऑफ ऑनलाइन स्किल इज क्रिटिकल टू मेक योरसेल्फ रेलेवेंट टू द फ्यूचर जॉब। तो ये प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, मुझे महसूस होता है कि जो भी हम शिक्षा प्रणाली में है वहाँ पे पैसिव शिक्षा देते हैं, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान है। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।